जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में। ये क्लास है साथियों हमारी भारतीय संविधान की, और भारतीय संविधान में आज की जो क्लास हमारी रहेगी वो रहेगी संविधान सभा के ऊपर। ठीक है, इससे पहले की जो हमारी क्लासेस हुई हैं उसमें हमने संवैधानिक इतिहास, महत्वपूर्ण जो अधिनियम हो, चाहे आपका पिट्स इंडिया एक्ट हो, चाहे इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 हो, या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 हो, इन सब की हमने डिटेल में चर्चा कर ली थी। अभी हम आगे बढ़ेंगे और आज का जो हमारा विषय रहेगा वो है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली यानी संविधान सभा। ठीक है, यहाँ से आपने देखा होगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ से पेपर में सवाल आते हैं, ठीक ठाक सवाल आते हैं, तो उसी पर आज हम जरा चर्चा करेंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ जो आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ मैं खुद से सिलेक्टेड हूँ। मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जिसने एग्ज़ाम निकाले ना हो। मैं वर्तमान में खुद एक ग्राम विकास अधिकारी हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अपने अनुभव से आपको चीज़ें थोड़ा बेहतर बता सकता हूँ। मेरा पेन नहीं चल रहा, तो एक ग्राम विकास अधिकारी हूँ। ये वही वाला ग्राम विकास अधिकारी है जो आपने फेसबुक वगैरह पे देखा होगा। 55,000 कमाता हूँ, टाटा सीमो में चलता हूँ, वही वाला। हाँ बिल्कुल सही बात है, 55,000 ही कमाता हूँ और टाटा सीमो ही मैं चलता हूँ। बस टाटा सीमो की जगह मेरे पास बोलेरो है, उससे चलने का काम अभी हो रहा है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। संविधान सभा के गठन का जो विचार है साथियों, ये आया था 1934 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, और पहली बार जो है इसको MN रॉय ने दिया था सबसे पहला। ठीक है, देखिए संविधान सभा क्या होती है, तो संविधान सभा का मतलब हुआ संविधान बनाने वाली सभा। ठीक है, संविधान बनाने वाली जो सभा है उसे कहते हैं संविधान सभा। ठीक, ऐसी सभा जो संविधान बनाती है उसे हम कहते हैं संविधान सभा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर रखो इस बात को। रॉय ने भारत में वामपंथी आंदोलन, रॉय जो थे ये कौन थे? MN रॉय। ये वामपंथी आंदोलन के नेता थे। MN रॉय का पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय, ध्यान रखना, कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग करी 1935 में, ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहली बार विचार किसने दिया? MN रॉय ने। कांग्रेस ने इसकी डिमांड कब करी? 1935 में। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाह्य हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी 1938 में जवाहरलाल नेहरू ये घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि 1938 में जो जवाहरलाल नेहरू है उनका मानना था कि जो संविधान सभा होनी चाहिए वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होनी चाहिए, मतलब सबको वोट देने का अधिकार मिले। हालांकि ये चीज़ कभी कामयाब नहीं हुई, क्योंकि संविधान सभा में जो फाइनली संविधान सभा बनी भी, हम आगे देखेंगे उसको, तो वो एडल्ट फ्रेंचाइजी पर आधारित नहीं थी, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन पर आधारित थी। ठीक है, लेकिन हाँ इन्होंने इस तरीके की बात यहाँ पर कही, इंपॉर्टेंट है। नेहरू की इसी मांग की अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया और अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से इसको उन्होंने मान लिया कि हाँ ठीक है, हम जो है एक वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन करेंगे। ठीक है, और 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव आया उसमें इस मांग को स्वीकार कर लिया गया। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य, ठीक है, इनका नाम था AB अलेक्जेंडर। ठीक है, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, हाँ, तो 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स तथा ब्रिटिश सरकार के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। ठीक है, हाँ, तो इसमें ये जो कैबिनेट मिशन था, इसमें
ये लोग भारत आए और इसने जो है इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। इन्होंने कहा कि हम एक संविधान बनाएंगे जिसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो जाएगा, जब हम फाइनली जीत हासिल कर लेंगे, उसके बाद अपनाया जाना था। इन्होंने कहा कि हम जो है एक संविधान बनाएंगे और वो संविधान कब लागू होगा, जब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत जाएंगे। देखो अब मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो रहा है यहाँ पर। एक्चुअल में जो कैबिनेट मिशन की यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो जो कैबिनेट मंत्री की बात, ये कैबिनेट मिशन नहीं, ये कैबिनेट मंत्री यहाँ पर जो आए हैं इनका कहना ये है कि आप हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ दो, ठीक है, आप हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ दो। अभी की स्थिति क्या है कि भारत में इस समय पर 1942 की बात कर रहा हूँ, इस समय में भारत में चल रहा है भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने साफ साफ कहा है कि हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीयों ने अंग्रेजों को सपोर्ट किया था, तो बदले में अंग्रेजों ने हमें दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। इस समय पर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया तो गांधी ने साफ साफ कह दिया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत आपका साथ नहीं देगा। गांधी जी का कहना था कि अब हम जापानियों के गुलाम बनना पसंद करेंगे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। अब भारतीयों का साथ प्राप्त करने के लिए ही स्टैनफोर्ड क्रिप्स को यहाँ पर भारत में भेजा गया, ठीक है, इसे बोलते हैं क्रिप्स मिशन, ठीक है, ये था क्रिप्स मिशन। इनको भारत भेजा गया और उद्देश्य क्या था कि भारतीयों का सहयोग हासिल करो। इन्होंने देखा भारतीय क्या डिमांड कर रहे हैं, भारतीय डिमांड कर रहे हैं संविधान की, तो इन्होंने कहा ठीक है, हम आपको एक संविधान सभा बना के देंगे, लेकिन ये जो संविधान सभा बनेगी और जो संविधान लागू होगा वो कब होगा, वो युद्ध के बाद लागू होगा। और युद्ध कब खत्म होगा, जब आप हमारा साथ दोगे, तो हमारा साथ दो, बदले में हम आपको संविधान सभा बना करके देंगे। ये पूरी कहानी थी, ठीक है। अब देखो, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर दिया, ठीक है। क्यों मुस्लिम, अब यहाँ पर जो क्रिप्स मिशन ने जो सुझाव दिया वो ये दिया कि भारत के लिए एक संविधान बनेगा, ठीक है। अब मुस्लिम लीग का कहना था कि नहीं, हम तो भारत में रहने नहीं चाहते, हमें तो दूसरा देश चाहिए पाकिस्तान नाम का, और क्रिप्स मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। इसीलिए क्रिप्स मिशन की जो सिफारिशें थी उसको मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया, ठीक है। मुस्लिम लीग का कहना था कि भारत को दो हिस्सों में बांट दिया जाए, जिनकी अपनी अपनी संविधान सभा हो, ठीक है, लेकिन क्रिप्स मिशन ने साफ साफ कहा कि भारत का विभाजन नहीं होगा। बाद में जब ये डिमांड और ज़्यादा, पाकिस्तान की मांग जब जोर पकड़ी, भारतीय मुसलमानों ने मुस्लिम लीग का साथ दिया, तो ये जब डिमांड जोर पकड़ी तब फिर भारत सरकार को 1946 में भेजना पड़ा साथियों कैबिनेट मिशन, ठीक है। इस मिशन ने दो संविधान की मांग को भी ठुकरा, इस मिशन ने भी पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया, है ना। लेकिन एक ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना इन्होंने सामने रखी जिसमें मुस्लिम लीग काफ़ी हद तक संतुष्ट हो गई। तो कुल मिला के ये भारत में संविधान सभा के बनने का इतिहास है जो यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है। अब हम देखते हैं संविधान सभा का गठन। देखो भाई, सबसे पहली चीज़ आप याद रखना, संविधान सभा का गठन किस आधार पर हुआ है, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर, हमेशा याद रखना, ठीक है। संविधान सभा का गठन किसके आधार पर हुआ है, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1940 में संविधान सभा का गठन हुआ, साफ साफ लिखा हुआ है कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर, ठीक है। टोटल जो इसमें मेंबर होने थे, ये होने थे 389, ठीक है। ये सीटों का बंटवारा किस तरीके से किया गया था, ये सीटों का बंटवारा किया गया था 10 लाख पर एक, 10 लाख पर एक सीट आनी थी, इस तरीके से टोटल सीटें होनी थी पूरे भारत में। मैं यहाँ पर जब पूरे भारत की बात कर रहा हूँ तो इस समय में पाकिस्तान नहीं है, याद रखना, इस समय में पूरा भारत है। तो 10 लाख की आबादी पर एक सीट आनी थी, इस तरीके से टोटल भारत की आबादी को हिसाब किताब लगा करके टोटल सीटें रखी गई यहाँ पर 389। अब इन 389 सीटों में भी बंटवारा था, 389 तो ये तो कुल हो गई, ठीक है, एक सेकेंड, ये 389 तो यहाँ पर सीटें हो गई कुल, ठीक है, 389 ये तो कुल सीटें हो गई। अब इन 389 सीटों को भी दो हिस्सों में बांट दिया गया। पहले थे ब्रिटिश भारत के राज्य, ब्रिटिश स्टेट, और दूसरे थे देसी रियासतें, ठीक है, दूसरी थी देसी रियासतें। देसी रियासतें मतलब, देसी रियासतों का मतलब है यहाँ पर ऐसे राज्य जिन्होंने ब्रिटिश आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था लेकिन वहाँ पर राजा थे। तो ब्रिटिश भारत के राज्यों को सीटें मिली 296, ठीक है, और जो देसी रियासतें थी इनको सीटें मिली 93, ठीक है।
तो इस तरीके से 296 प्लस 93 का फॉर्मूला था, इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो निकल के आएगा 389। ये फॉर्मूला इन लोगों ने अपनाया। ठीक है, अब जो ब्रिटिश भारत की 296 सीटें थी इनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, इनमें से 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों तथा 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के द्वारा किया जाना था। यानी ये जो 292 सीटें थी, ठीक है, जो ब्रिटिश भारत से आनी थी, इनका जो चयन है वो सीधे सीधे कहाँ से किया जाएगा, गवर्नर के द्वारा किया जाएगा। बात खत्म, ये आप समझो। ठीक है, हाँ। और बाकी जो बचे हमारे देसी रियासतें जो बची, इनका जो चयन है ये जो यहाँ के राजा हैं ये स्वयं भेजेंगे। ठीक है, ये खुद से किसी को नॉमिनेट कर देंगे, किसी को मनोनीत यहाँ पर कर देंगे। इनके लिए जो है अलग से चुनाव की कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, तो इस तरीके से 389 सीटें हुई यहाँ पे, 296 प्लस 93 ब्रिटिश भारत प्लस देसी रियासतें। ठीक है, याद रखिएगा। प्रत्येक प्रांत और रियासतों को उनकी संबंधित आबादी के अनुपात में सीटें दी जानी थी। जैसा कि मैंने बताया कि एक सीट कितनी आबादी पर थी, 10 लाख की आबादी पर एक सीट थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों की उनकी जनसंख्या के अनुपात में 3 प्रमुख समुदायों मुस्लिम, सिख और जनरल, जिसमें मुसलमान सिखों को छोड़कर बाकी सभी थे, इनमें आवंटित इनको किया जाना था। यानी ये जो सीटें जो बांटी गई थी 10 लाख पर एक, इनमें जो रिजर्वेशन था वो बेसिकली 3 तरीके से था। ठीक है, यानी मुसलमानों के लिए सीट, सिखों के लिए सीट और फिर जनरल। जनरल में कौन बच्चा, जनरल में सब आ गए, मुसलमान सिखों को छोड़ करके जितने बच्चे सब जनरल हैं। इन 3 हिस्सों में सीटों का विभाजन किया जाना था। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों को उस समुदाय के सदस्यों द्वारा प्रांतीय विधानसभा में चुना जाना था और मतदान एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से आनुपातिक प्रतिनिधित्व विधि से किया जाना था। यानी ये ध्यान रखना, ये जो संविधान सभा का चुनाव है ये प्रत्यक्ष चुनाव नहीं था। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं था। इसमें भारत की जनता ने डायरेक्ट जाकर के वोट नहीं किया। आप ऐसा सोच रहे हैं कि 1946 में जो है चुनाव चल रहा था संविधान सभा के लिए और लोग लोग जाकर वोट दे रहे थे, जैसे आज के समय में हम लोग वोट देते हैं। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, आप समझ लीजिए। ये इनडायरेक्ट चुनाव था। किस तरीके से था, ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे आज के समय में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। क्या हम में से किसी ने राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाला है? क्या नहीं डाला ना, लेकिन चुनाव तो होता है। तो ये वैसे ही था जैसे आज राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, ये वैसे ही था जैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये जो विधि है एकल संक्रमणीय वाली, ये अभी भी चलती है। तो राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया, ये इनडायरेक्ट वे में होते हैं। ठीक है, और राज्यसभा की सीटों का चुनाव भी इसी तरीके से होता है। तो ये जो विधि है, इसी विधि से ही चुनाव हुआ था किसका, संविधान सभा का। ध्यान रखना, इसमें भारत की जनता प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं थी, अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थी। ठीक है, और लास्ट पॉइंट, रियासतों के प्रतिनिधियों को रियासतों के प्रमुखों द्वारा मनोनीत किया जाना था, जो मैंने आपको बताया कि ये डायरेक्ट राजाओं द्वारा आएंगे। अब देखते हैं चुनाव में क्या क्या रिजल्ट रहा। चुनाव जो हुआ था वो 296 सीटों पर हुआ था, मैंने आपको बताया। 93 सीटों पर चुनाव की व्यवस्था नहीं थी, वो तो डायरेक्ट नॉमिनेट होने थे। चुनाव हुए अगस्त और जुलाई 1946 में। ठीक है, 296 सीटों पर चुनाव हुए, जिनमें से 208 सीटें कांग्रेस ने जीत ली सीधे सीधे। ठीक है, मुस्लिम लीग ने जीती 73 सीटें और बाकी जो है जो कैंडिडेट रहे उनको मिली 15 सीटें। ठीक है, तो कुल मिला के 296 सीटों में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी पार्टी निकल के आई कांग्रेस, 208। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि भारतीय संविधान को कांग्रेस ने बनाया है या भारतीय संविधान सभा कांग्रेस थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही संविधान सभा थी, क्योंकि 208 सीटें कांग्रेस के पास हैं। संविधान सभा में वही प्रस्ताव पास हुआ जो कांग्रेस चाहेगी, सीधी सी बात है। तो हम बिल्कुल यहाँ पर ये कह सकते हैं कि संविधान को कांग्रेस ने ही बनाया है, क्योंकि संविधान सभा में जो भी चीज़ें पास होंगी वो बहुमत से होंगी, और बहुमत किसके पास है, कांग्रेस के पास है, सीधी सी बात है। तो कांग्रेस ने ही निर्माण किया है संविधान सभा का, और कांग्रेस ने ही निर्माण किया है हमारे संविधान का, क्योंकि संविधान सभा में सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस के पास है। बिल्कुल इस बात को समझ लो आप लोग। ठीक है, हालांकि देसी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें भर नहीं पाई, क्योंकि इन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का फैसला किया। अच्छा, ये लोग अलग क्यों हो गए थे, ये भी हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार देसी रियासतें शामिल क्यों नहीं हुई इसमें।
इसलिए शामिल नहीं हुई क्योंकि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में जो देसी रियासतें हैं उनको ये अधिकार दे दिया गया कि आप चाहे तो भारत में शामिल हो जाओ, ठीक है, चाहे पाकिस्तान में शामिल हो जाओ और चाहे रहो स्वतंत्र। तो इन्होंने कहा हम भाई क्यों किसी देश में शामिल हो। भाई अगर कोई राजा भारत में शामिल होता है तो उसका फिर जो अपना स्टेटहुड है वो ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान में शामिल होता है तो फिर तो भी उसके साथ वही होगा, भाई राजा फिर कहाँ रहेगा वो। लेकिन अगर स्वतंत्र रहता है तो उसका राज्य बना रहेगा। इसीलिए यही कारण था कि देसी रियासतों ने सोचा कि हम ना भारत में जाएंगे ना पाकिस्तान में जाएंगे, हम रहेंगे स्वतंत्र। और जब हम स्वतंत्र रहेंगे तो हम भारत या पाकिस्तान की संविधान सभा में क्यों मेहनत करें, जब हमें स्वतंत्र रहना है हम तो अपना अलग बनाएंगे, तब की तब देखेंगे। ठीक है, आई बात समझ। यद्यपि संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत के लोगों द्वारा सीधे नहीं चुनी गई थी, मैंने बताया ना प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनी गई थी, लेकिन संविधान सभा में भारतीय समाज के सभी वर्गों जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई, SC ST के प्रतिनिधि शामिल थे, इनमें महिलाएं भी शामिल थी। ठीक है, अगर हम देखें तो संविधान सभा में लगभग सभी उस समय के महत्वपूर्ण लोग शामिल थे, केवल 2 को छोड़कर जिन्हें अपने अपने देशों का राष्ट्रपिता माना जाता है, वो है महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको अपने अपने देश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। जैसे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता माना जाता है भारत का, और पाकिस्तान के राष्ट्रपिता हैं मोहम्मद अली जिन्ना। ये दोनों संविधान सभा में शामिल नहीं थे, ना मोहम्मद अली जिन्ना ना महात्मा गांधी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना, गांधी जी और जिन्ना संविधान सभा में सम्मिलित नहीं थे। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई साथियों, दुनिया जानती है। संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक जिसके अध्यक्ष रहे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष रहे। इस बैठक में साथियों पाकिस्तान या हम कहें मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार क्यों कर दिया, क्योंकि ये संविधान किस देश का बन रहा है, भारत का। और मुस्लिम लीग क्या चाहती है, मुस्लिम लीग चाहती है पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा हम जब पाकिस्तान का संविधान बनेगा तब शामिल होंगे, हम भारत के संविधान में अपनी मेहनत क्यों जोड़ें, हम भारत के संविधान में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हुआ आज का वीडियो छोटा सा साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।